Okay. So hello friends, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो हम काफ़ी दिन से MCQs कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि प्रीलिम्स में भी मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं। अब यहाँ पर आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या डिस्कस करेंगे। कल हमने एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो ऑल ओवर 2023 से 2024 अब तक मई तक जितने करंट अफेयर्स थे हमने उनको सबको कवर किया था, टॉपिक्स डिफरेंट। अब इस साल मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हॉट हैं, जो न्यूज में हैं, जो स्टैटिक पोर्शन बन करके आ सकते हैं। जैसे कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज इन न्यूज हैं, जैसे महात्मा गांधी इज ऑलवेज इन न्यूज। इस बार वीर सावरकर पर एक मूवी आई थी, सो ही इज इन न्यूज। वो किस चीज से एसोसिएटेड थे, क्या क्या चीजें थी। गोपाल कृष्ण गोखले का उसमें नाम आता है, लाजपत राय का इसमें नाम आता है। तो इनकी कौन कौन सी चीजें थी, वील बी बेसिकली स्टडिंग अबाउट देम ऑल। देन और चीजें कौन कौन सी यहां न्यूज में है, राम मंदिर, राम मूवमेंट से रिलेटेड चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में है। सो ब्रिटिश राज से लेकर के इस राज तक कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, इनके ऊपर एमसीक्यूज हैं जो थोड़े जरूरी होते हैं। बाकी इवेंट्स भी हैं। सो कल हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ऑल कवर कर लिया था। कुछ नए स्टैचूज लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर है। तो दीज आर द थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो लेट्स गो विद ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहले हम यहाँ शेड्यूल देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। जियोग्राफी कवर हो चुकी है, करंट रिलेटेड, एनवायरमेंट करंट हो चुका, कवर हो चुका है, करंट और स्टैटिक, पॉलिटी कवर हो चुकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या जितने भी बिल वगैरह हुए थे उनके ऊपर क्वेश्चंस थे इसमें। नेक्स्ट हिस्ट्री है, यहां हमने कल एंशिएंट कवर कर लिया था। आज जो हमें करना है वो मॉडर्न का पार्ट करना है। मॉडर्न के पार्ट को भी हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेसिकली। सबसे पहला जो पर्सनालिटीज हमारे पास न्यूज में थी हम इनके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ सोशल इवेंट्स जो न्यूज में थे उनके ऊपर हम बात करेंगे। देन यहाँ पे और भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स, जितने भी सेशंस हुए थे उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स, प्लस कुछ मिसलेनियस चीजें भी होंगी। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल इकोनॉमी का है और आर्ट एंड कल्चर का है। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, let's move to the first question. First question says, consider the following statements about the reform movements within Indian Muslim community in the late 19th century. Movement A championed a modern scientific education for Muslims to bring the gap between the British, to bridge the gap between the British. Movement B aimed to revive Islamic orthodoxy and encourage resistance against the colonial rule. Both movements A and B supported the Indian National Congress in its initial days. While both advocated for social reforms, Movement A had a more liberal approach compared to the Movement B. So which of the following combination is our correct? ये किस मूवमेंट की बात कर रहा है, ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। Now is it अलीगढ़ मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, A अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, एंड that is Farangi Mahal movement and Wahhabi movement. Which of these is are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं so you can read it. ओके तो अगर मैं इसके आंसर पर जाता हूं यहां पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान की थी, बहुत लिबरल मूवमेंट थी, मुस्लिम्स के एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। और इसके अगेंस्ट एक ऑर्थोडॉक्सी मूवमेंट भी चलाई गई थी जिसका नाम था देवबंद मूवमेंट, जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर सपोर्ट करती थी। ये दोनों ही मूवमेंट सपोर्ट करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनिशियल डेज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी। अब यहां फर्दर इसका यहां पर एक एक्सप्लेनेशन है कि जो वहाबी मूवमेंट थी 18th सेंचुरी की इस्लामिक मूवमेंट थी, स्पेसिफिक नहीं थी ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए। देन यहां पर जो ओके इट इज इन व्हाट वी हैव द आंसर, वी हैव द आंसर इज बी, राइट? यस, देवबंद मूवमेंट होगा। यस, वी हैव द आंसर इज बी। तो ये यहां पर है वहाबी मूवमेंट। बेसिकली ये करेक्टली यहां पे नहीं था, केवल स्पेसिफिकली इंडियन मुस्लिम्स को लेकर के नहीं था, यहां इंटरनेशनल भी एक रोल आता है वहाबी मूवमेंट में। देन अलीगढ़ मूवमेंट इससे रिलेटेड था, देवबंद मूवमेंट इससे रिलेटेड है। जो ये उसके बाद फिरंगी महल मूवमेंट जो है ये 19th सेंचुरी की एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट थी। तो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द बैटल ऑफ कोलाशिल इन 1741। ये बैटल किस किस के बीच में हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें। So the question says the Battle of Kolashiel marked a significant turning point in the Indian history
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटल इज आर मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट अ कोलिशन ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स. इट एस्टैब्लिश्ड द डच डोमिनेंस इन द स्पाइस ट्रेड along the Malabar coast. It showcased the effectiveness of European military tactics against a regional Indian power. It demonstrated ability of an Indian kingdom to defeat a European colonial power. So Battle of Kulashil किससे related था? You can take a copy pen as well. जो चीजें, जो battles इसमें जिन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, you can write them down. So try to answer it. I'll give you the answer. बैटल ऑफ कुलाशल मोस्ट एक्यूरेट. बैटल ऑफ कुलाशल त्रावणकोर के जो किंग थे यहां पे, जिनका नाम था मार्तांडा वर्मा. मार्तांडा वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहां पर लड़ाई हुई थी 1741 में, जिसमें मार्तांडा वर्मा बेसिकली जीते थे. तो ये इंडियन किंगडम की पहली ऐसी वॉर थी कि हमने एक यूरोपियन कॉलोनियल पावर को यहां पर डिफीट किया था. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डी इज योर करेक्ट आंसर. सो दिस इज फर्दर द एक्सप्लेनेशन. ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका बारकोड मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं. इन वीडियो के एंड में भी होगा, प्लस हियर इट इज द बारकोड. इसकी रीडिंग जरूरी हो जाएगी सॉल्यूशन की. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोवा लिबरेशन डे. अगेन न्यूज में था ये. India annexed Goa from the Portugal as military operation named Operation Vijay in 1961. The integration of Goa into India was delayed due to Portugal's membership in the NATO. Which of the statements given above are correct? So 1, 2, both 1 and 2, or none of the above. Try to answer it. I'll give you the answer. ओके, सो यहां जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी. ऑपरेशन विजय जो था ये हमने किया था और तब हमें गोवा यहां पे लिबरेट हुआ था. और ये एक प्रमुख कारण है कि आजादी के कई सालों बाद 1961 तक जो गोवा था वो हम लिबरेट नहीं करा पाए थे, क्योंकि जो पुर्तगाल है वो नाटो का एक मेंबर था. दिस वाज द रीजन. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दिस इज फर्दर द एक्सप्लेनेशन जो यहां पर है. यू विल गेट दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल. नाउ in the context of the Indian independence movement, consider the following statements about the आदिवासी movement in the Jharkhand. लगभग बहुत होलिस्टिक, ये 25 क्वेश्चन लगभग 250 कॉन्सेप्ट्स के समान है. बहुत सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं. ओके, आदिवासी मूवमेंट इन द झारखंड. द आदिवासी डिमांडेड अ सेपरेट ट्राइबल स्टेट इन 1912 ड्यू टू ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश राज एंड द नॉन ट्राइबल्स. द सामन कमीशंस रिकमेंडेशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आदिवासी महासभा एडवोकेटेड फॉर देयर राइट्स. To advocate for their rights. The Kharsavan massacre, जिसको सेकेंड जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, in 1948 was a result of Adivasi opposition to the merger of their region with Orissa after the independence. The Indian National Congress actively supported the Adivasi movement in the princely states throughout the freedom struggle. Which of the following statements are basically not correct? 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3. Try to answer it. I'll give you the answer. Which of the following is not correct? Yes. तो हम जाते हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? अगर हम केवल फोर्थ स्टेटमेंट भी जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्टिवली आदिवासी मूवमेंट को प्रिंसली स्टेट्स में सपोर्ट किया था थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाता है. कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड है खरसावन मैसेकर, जिसको सेकंड जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ये आजादी के बाद हुआ था. ये आदिवासी अपोजिशन था यहाँ पर. साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन से यहाँ आदिवासी महासभा नहीं बनी थी. आदिवासी महासभा जब बनी थी, we'll talk about it. So यहां पर आदिवासी की जो आइडेंटिटी है या जो आदिवासी महासभा है, ये जयपाल सिंह मुंडा के अंडर बनी थी जब प्रजामंडल मूवमेंट हो रहा था. ये कमीशन की वजह से नहीं है. सो दिस वाज इट. पहला स्टेटमेंट सही है. एक सेपरेट स्टेट की डिमांड शुरुआत से आदिवासी करते आए हैं ब्रिटिश रूल से पहले. काफी इसमें नाम आते हैं.
देन सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड सही है। फोर्थ में क्या है कि जो कांग्रेस ने इसने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बेसिकली सपोर्ट किए थे स्टेट्स में, जिसको प्रजामंडल मूवमेंट भी कहा जा रहा है। नाउ इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आदिवासी मूवमेंट में इन स्टेट्स में बहुत लिमिटेड था, क्विट इंडिया मूवमेंट तक। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यहां पे आदिवासी के सपोर्ट्स की यहां पे बात की थी कांग्रेस ने, उससे पहले नहीं की थी। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द राम जन्मभूमि, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। द राम जन्मभूमि मूवमेंट इन द अयोध्या हैज अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इवोल्यूशन of the movement during the British period. Question says, first legal challenge regarding the disputed site emerged in the mid 18th century with the Marathas demanding its return from the Nawab of Awadh. The Hanumangadi riots in 1855 marked the first major outbreak of the violence between the Hindus and the Muslims over the site. Court decisions throughout the 19th century consistently upheld the right of the Muslims to maintain the mosque at the disputed site. The British administration played a neutral role in the Ayodhya dispute during their rule. Which of the following statements are correct? 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 4, 1. Try to answer it. I'll give you the answer. And if you have any doubt, you can directly ask me in the comment section. Wrong. Third also goes wrong. Okay. So the correct answer to this is 1 and 2 only. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूट्रल रोल प्ले किया था? नहीं, यहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहता था रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और भी बहुत सारी चीजों में। तो ये जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है ये ब्रिटिशर्स से चलता हुआ आ रहा है, तो न्यूट्रल रोल इनका नहीं था यहां पर। दे यूज्ड टू इंटरवीन। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट, third, court decision throughout the 19th century consistently upheld the right of the Muslims. No, this statement is also wrong. We have 1, 2 as the correct answer. सबसे पहला जो लीगल चैलेंज आया था इस डिस्प्यूट को लेकर के वो तब था जब मिड 18th सेंचुरी में मराठास ने अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए यहां पर it was around this. Okay, it is, wait a second. Okay, we have to, no, this is correct. This is around mid 18th century ही only. Okay, so this is the case. यहां पे डिमांड की थी, this statement is correct, it's not wrong. Next जो आता है स्टेटमेंट थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट है। यहां पे कोर्ट पिटीशन जो एक राम चबूतरा के लिए थी डिनाई की गई थी, एक लीगल कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं थी पीरियड के थ्रू कि यहां पर केवल वो एक पक्ष में हो। देन ब्रिटिशर्स का भी यहां इन्वॉल्वमेंट एंटायरली न्यूट्रल नहीं था, इन्होंने इंटरव्यून किया था और इन्होंने एक स्टेटस को बेसिकली यहां पे मेंटेन किया था कोई रिलीजियस टेंशन को अवॉइड करने के लिए। नाउ यहां पर 25 जून से अनाउंसमेंट है कि 25 जून से यहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस एनालिस्ट आईएएस लेकर के आ रहा है। यस, हियर वी आर। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम थे यहां पर की क्लासेस थी। सो एंड GS4 वुड बी सीन बाय श्री नितिन शिवरे सर। इसके अलावा यहां मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज है। वी हैव अदर फैकल्टीज एज वेल। BN Ramesh sir, who is an ex-IPS officer, he holds 3 PhDs, he is an IITN and all. Then yahan we have comrade Sunil Jetli sir, we have Vora sir, who is also retired IPS officer, Dr. Prempal Sharma sir and Dr. SK Jha sir. Now ऑफलाइन क्लासेस जो हैं ये शहीद भगत सिंह कॉलेज जो है यहां पर ये ऑर्गेनाइज की जाएंगी। जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये इन सारी चीजों के लिए है जो 25 जून से शुरू होगा। तो यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है एंड क्लासेस भी हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर और जो नंबर नीचे आ रहा है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 75th ऑपरेशन, ओके 75th एनिवर्सरी ऑफ द ऑपरेशन पोलो इन 2023 करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। रिमाइंड्स ऑफ अ क्रूशियल इवेंट इन इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑपरेशन पोलो। It was a military action undertaken by the Indian Army to integrate the princely state of Junagadh, which had a Hindu majority but a Muslim ruler. Hyderabad, the largest princely state under the British rule, declared its independence after India's independence in 1947. Despite having a Hindu majority population, Nizam of Hyderabad maintained a close relationship with the Pakistan and raised a paramilitary force that posed a threat to the region.
Operation Polo, launched in September 1948, resulted in the annexation of Hyderabad by the Indian Union. Which of the following statements are correct? Only 1, 2, only 3 or all 4? Try to answer it. I'll give you the answer. Try to read and answer it. It's a very good question. ओके, ऑपरेशन पोलो, पहली चीज, ऑपरेशन पोलो जो है ये जूनागढ़ से जुड़ा हुआ ऑपरेशन नहीं है. ये जो ऑपरेशन है ये हैदराबाद से जुड़ा हुआ ऑपरेशन है. यस. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है, लेट्स गो टू द आंसर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अदर 3 आर राइट. यू हैव सी, ओनली 3 एज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द 175th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ. अब यहां पर्सनालिटीज इन न्यूज जितने थे 2023 में, जितनी पर्सनालिटीज इन न्यूज हैं उनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे. सो द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू in 2024 commemorates a significant figure in the Indian independence movement. Consider the following statements about him. He was a spiritual leader who inspired the tribal communities to utilize the existing legal system to address the grievances against the British Raj. The Rampa rebellion aimed to resist the Madras Forest Act of 1882, which restricted traditional practices like shifting cultivation. He employed innovative communication methods जैसे कि whistle blowing है या drums हैं, coordinate करने के लिए rebel activities को, खास करके जंगलों में. He was captured and executed by the British at a relatively very young age. Which of the following statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. ओके, लेट्स मूव. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट सही है, ये एक नहीं, ये गलत है. यहां पे एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम्स को एड्रेस करने की बात ये नहीं करते थे. बाय एलिमिनेशन यू गेट योर आंसर इज 2, 3, 4. बाकी स्टेटमेंट सारे इससे रिलेटेड है. रंपा रेबेलियन इनसे रिलेटेड है. सो यहां पे रंपा रेबेलियन डायरेक्टली इसने चैलेंज किया था, खास करके मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को, जहां से ट्राइबल मूवमेंट्स को यहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, इसीलिए था. सीताराम राजू ने विसल्स, ड्रम, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया था. देन अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश ने 27 की एज पर कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया था. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Bhagat Singh, again a question from the famous personalities. Bhagat Singh, a revolutionary figure in the Indian independence movement, is remembered for his courage and sacrifice. Consider the following statements about him. He was a devout follower of a particular religion and believed in armed revolution to overthrow the British Raj. He was a founding member of the Hindustan Socialist Republic Association and organization advocating for socialist ideas. Along with others, he assassinated a British official in retaliation for the death of Lala Lajpat Rai. His act of throwing a bomb in the Delhi Central Legislative Assembly aimed to inflict casualties on the British lawmakers. Which of the following statements are correct? Only 1, 2, all 3 or all 4? Try to answer it. I'll give you the answer. ओके, अब हम इसके आंसर की बात करते हैं. तो क्या ये पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर थे? नहीं. क्या कैजुअलिटीज के लिए उन्हें बॉम्ब फेंका था? नहीं. 2 स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट हो जाते हैं. अब यहां पर वी हैव ओनली 2 एज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन. हियर फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहां ये मित्र मेला, ये कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए. मित्र मेला, इट वाज बाय सावरकर ब्रदर्स, प्लेस पूना. आर्य बांधव समाज 1904 बाय तिलक, सेम. देन अभिनव भारत 1904 बाय वीडी सावरकर, एग्जिस्टेड इन पूना. स्वदेश बांधव 1905 अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, ये बरिसाल में था. हिंदू धर्म सभा 1907 में छिपाकर ब्रदर्स ने शुरू की थी. गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने शुरू की थी सैन फ्रांसिस्को में. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में शुरू की थी जोगेश चंद्र चटर्जी ने और सचिंद्रनाथ सान्याल ने. कानपुर में शुरू हुई थी.
देन यहां नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने शुरू की थी लाहौर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने शुरू की थी, लेकिन भगत सिंह भी यहां उस टाइम पे एसोसिएटेड थे और ये दिल्ली में शुरू हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू विल डायरेक्टली गेट दिस फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज महात्मा गांधी वाइल एक्सप्रेसिंग सिंपैथी फॉर द जूइश पीपल, अगेन इजराइल वॉर जो चल रहा है, पैलेस्टीन इजराइल का वॉर, इसमें गांधी जी के क्या व्यूज थे पैलेस्टीनियन स्टेट को लेकर के, इंडियन गवर्नमेंट के क्या व्यूज थे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे डिजाइन हुई गांधी जी के व्यूज पर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लिंक करता है यूपीएससी के सिलेबस से। And okay, Mahatma Gandhi, while expressing sympathy for the Jewish people, had a complex view on the creation of the Jewish state in the Palestine. Consider the following statements about the Gandhi's position. He believed that Arabs already residing in the Palestine had a legitimate right to the land. He advocated for a violent resistance against the establishment of Palestinian state. He argued that creating a separate Jewish state contradicted the Jewish struggle for equality in other countries. His views on Palestine had a significant influence on India's initial policy towards the Israel. Initial policy. Which of the following statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. Okay. अब हम इसके आंसर पे जाते हैं। तो क्या ये वॉलेंट प्रमोट करते थे? नहीं, ये वॉयलेंस प्रमोट नहीं करते थे। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इनका मानना था कि जो अरब्स हैं उन्हीं का है और ज्यूज को वहां पे स्टेट नहीं बनाना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। नाउ सो दिस इज द केस। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहां पर इनिशियली जो भारत की फॉरेन पॉलिसी लेकर के थी इजराइल को लेकर के, वो यहां इन्हीं के व्यूज पर निर्भर थी। लेटर ऑन वी चेंज्ड इट। सो दिस इज द करेक्ट explanation answer, so you'll get this further on the telegram channel. Let's move to the next question. The question says the Ahom kingdom of Assam brothers. Assam again, ये जो अहोम किंगडम है इसके जो ये चारई दारो मैदान हैं, अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में थे। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट जो है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज में ये रिमेनेंट्स हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां पर लक्षित बोरफुकन की बात की थी, लक्षित बोरफुकन की बात की थी। तो ये 2023 का करंट अफेयर है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, अहोम किंगडम ऑफ असम बोस्ट आ रिच हिस्ट्री विद लक्षित बोरफुकन emerging as a key military figure, considering the following statements about the Lachit Borphukan and the Ahoms. Ahom kingdom successfully resisted the Mughal expansion for nearly 600 years. Lachit Borphukan's leadership secured a decisive victory for the Ahoms in 1671 in the Battle of Saraighat, a significant naval encounter. The Ahom kingdom's control soon passed to the East India Company. After fending off Burmese invasions, Charai Dio Maidans, Assam's recently nominated UNESCO World Heritage Site, are remnants of Ahom dynasty's architectural legacy. Which of the statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? क्या पूरे 600 सालों तक इन्होंने रेजिस्ट किया था? नहीं, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, लचित बोरफुकन की हाँ विक्ट्री हुई थी 1671 में। ये एक नेवल बैटल था जो ब्रह्मपुत्र की नदी पर लड़ा गया था और ये जो है वो मुगल और अहोम किंगडम इनके बीच में हुआ था जिसमें अहोम्स की जीत हुई थी। सो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि Ahom kingdom का control soon passed to the East India Company after the fending of Burmese invasions. So initially Ahom ने Burmese invasion से लड़ाई की थी, उनको हराया भी था। बहुत later on ये ब्रिटिशर्स के पास गए। तो soon नहीं है, ये kingdom soon collapse नहीं हुई थी। This statement is wrong and this statement is correct. ये basically इनकी cremation sites है। यहाँ पे ये इनकी क्रिमेशन साइट्स है। कुछ ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप से वोल्केनो टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है और इन्हीं को बोला जाता है यहाँ चाराइदियो मैदाम्स। ये जो हैं ये फिलहाल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, रेमिनेंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के आर्किटेक्चरल लेगेसी के, क्रिमेशन ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। सो वी हैव करेक्ट आंसर इज बी 2 and 4 ओनली। फर्दर ये एक्सप्लेनेशन है, यू विल गेट दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट,
about famous personality Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati, a key figure in the 19th century Hindu reform movement, advocated for social change alongside his emphasis on the Vedic principles. Consider the following statements about his social reform ideas. He completely rejected the concept of Chaturvarna system, जो caste system Hinduism में है, advocating for an egalitarian social order. He condemned social evils like child marriage, sati, and the caste system while still believing in the Varna system based on the merit. He promoted social service as a part to spiritual liberation, emphasizing individual duty and social responsibility. He advocated for a complete rejection of idol worship, considering it a form of superstition. Which of the following statements is are correct? उसके बाद इससे जुड़ी एक कहानी स्वामी दयानंद सरस्वती से कि क्यों he was born and brought up in a very orthodox Brahmin family, still उन्होंने वहां से जाकर के एक अलग समाज बनाया रिफॉर्म के लिए. तो उसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, we'll be talking about it. First try to answer the question. ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव थॉट समथिंग अबाउट इट. अब यहाँ पर आंसर से पहले हम शुरू करते हैं कि इनकी स्टोरी और स्वामी विवेकानंद की स्टोरी, इन दोनों की स्टोरी बहुत सिमिलर है. तो ये देखते हैं कि जब ये पूजा कर रहे थे, इनके पिता पूजा कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि एक चूहा बेसिकली आया और वो शिवलिंग के आसपास या गणेश जी की मूर्ति के आसपास से जो प्रसाद था वो उसको उठा करके ले गया. तो एक थॉट इनके दिमाग में क्लिक हुआ कि जो पत्थर की मूर्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, अपने भोजन की रक्षा नहीं कर सकती, वो मेरी कैसे कर सकती है. एंड दिस रिवोल्यूशनाइज्ड हिम. इसके ही चलते उन्होंने यहां पर जो है एक की फिगर थे, इन्होंने यहां और भी फिर चीजें बनाई काफी जाकर के. 19th सेंचुरी की रिफॉर्म मूवमेंट है. तो यहां पर क्या इन्होंने आर्य समाज बेसिकली बनाया था. स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बनाया है वो आर्य समाज है. आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी लगभग 1875 अराउंड. तो ये है. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्या ये चतुर्वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट करते थे? नहीं, ये चतुर्वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करते थे. चतुर्वर्ण सिस्टम को ना ही गांधी जी ने रिजेक्ट किया, ना ही राजा राम मोहन रॉय ने रिजेक्ट किया था, ना ही स्वामी विवेकानंद ने रिजेक्ट किया था, और ना ही इन्होंने रिजेक्ट किया था. बस चतुर्वर्ण सिस्टम जो रियल है, जो कर्म पर बेस्ड है, जैसे जो जिसका कर्म होगा वो उस वर्ण में आ जाता है, तो ये इसको एक्सेप्ट करते थे, कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते थे. कोई पढ़ा रहा है सो ही इज अ ब्राह्मण, कोई बिजनेस कर रहा है सो ही इज अ वैश्य, बेस्ड ऑन द कर्म, नॉट ऑन द बर्थ. सो ये यहां स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट है ही कंडेम्ड सोशल इवल्स लाइक द चाइल्ड मैरिजेस, सती एंड ऑल. यस, यहां शुद्धिकरण का भी एक आता था जिसमें ये किसी और वर्ण को, हिंदुइज्म में कोई भी वर्ण दे सकते हैं. तो ये आर्य समाज में था. किस में बिलीव करता था आर्य समाज? केवल यज्ञ में बिलीव करता था. सो ये यहां पर कुछ चीजें हैं. सो ही प्रमोटेड सोशल सर्विस. यस, इट वाज अ पाथ टू स्पिरिचुअल लिबरेशन. एंड कंप्लीटली जो आइडल वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा हिंदुइज्म में इतनी ज्यादा है, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट, उस थ्योरी को कर दिया गया था कि ऐसा मूर्ति पूजा कुछ नहीं होता. इट इज अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट सुपरस्टिशन. So we have B, only 2 is the correct answer. Further, ये उससे जुड़ा हुआ एक है हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट. Okay, he condemned social evils. Yes, he condemned it. Yes. So ये जो statements हैं 2, 3, 4. Wait a second. He actively campaigned against the prevalent social. Yes, ये सारे statements सही हैं. Wait a second. इसमें से कौन सा statement incorrect किया हमने? ये सारी statements सही हैं यहाँ पे. Okay, so sorry. यहां पर जो स्टेटमेंट है वो है ऑल 3 इज योर करेक्ट आंसर, नॉट 2. ऑल 3 इज योर करेक्ट आंसर. ये सारी ही चीजें हैं, ये इन सब के अगेंस्ट थे और इन्होंने यहां पर कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी थी और यही इसका एक करेक्ट आंसर है. सो ऑल 3 इज योर करेक्ट आंसर. सो ओके, दिस इज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द रिच टेपेस्ट्री ऑफ द वैदिक लिटरेचर एनकम्पासेस डाइवर्स टेक्स्ट. वैदिक एरा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, बहुत टाइम से यूपीएससी ने नहीं पूछा है. अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द निरुक्त सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द एटिमोलॉजी एंड मीनिंग्स ऑफ द वैदिक वर्ड्स. द प्रतीक्षया इज अ रिकॉग्नाइज्ड एज अर्लीस्ट नोन treatise on the phonetics, laying the foundation for the Sanskrit pronunciation. The study of the grammar
was entirely absent in the India during the Vedic age. Which of the following statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. So यहां पर yes, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. मोरओवर यहां प्रतीक्षा का होना ये संस्कृत प्रोनाउंसिएशन की बात करता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर प्रोनाउंसिएशन है तो वहां ग्रामर की स्टडी एंटायरली एब्सेंट हो. सेकेंड स्टेटमेंट ही जो है वो थर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू हैव 1 and 2 एज द ओनली करेक्ट आंसर. तो 6 अंग होते थे जिसमें निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण ये सारी चीजें आती थी. सो दिस is your correct explanation. You will get this on the Telegram channel. The Delhi Sultanate period से जुड़ा हुआ एक question. In the Delhi Sultanate period of India witnessed a complex interplay of the social religious dynamics. Consider the following statements about the social conditions during this era. Women's property rights were completely absent under the Sultanate rule. Large scale forced conversions to the Islams were a defining feature of the Sultanate period. The construction of all Hindu temples was strictly prohibited by the sultanates. Which of the statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. ओके तो अब यहां पर हम जाते हैं. तो यहां पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. कंप्लीटली वुमेन के राइट्स कर्टेल नहीं थे यहां पर. यहां लार्ज स्केल इस्लाम में कन्वर्शन सल्तनत पीरियड में नहीं हो रहा था. हिंदू टेंपल्स को बनाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था नहीं. टैक्स वगैरह हो सकता है बट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं था. नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. कुछ भी सही नहीं है. फर्दर ये इसका एक्सप्लेनेशन है एंड यू विल गेट दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल. एक्ट्स से जुड़ा हुआ आप क्वेश्चन. The Indian Councils Act of 1861-1892 marked the beginning of the gradual evolution towards a representative government in India. Consider the following statements about these acts. The Indian Council Act of 1861 established an imperial legislative council with a majority of elected Indian representatives. The Act of 1892, while expanding the council, retained significant limitations on its power, including the inability to vote on the budget. Both acts allowed for nomination of some Indian members, although they were primarily chosen from nobility and landed gentry. The 1892 Act introduced limited rights for the council, such as asking questions and discuss the budget, marking a shift towards a more deliberative body. Okay, the level of this question is around moderate. It's not easy. Which of the following statements are correct? Try to answer it if you know the acts. Indian Council Act of 1861. Okay, let's move to the answer. तो इसका जो correct answer है वो है C. यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. पहले को छोड़ के इंडियन काउंसिल एक्ट एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विद अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. मेजॉरिटी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स 1861 के अराउंड नहीं थे. यस यहां पे काउंसिल को एक्सपैंड करते टाइम पे यहां बहुत लिमिटेशंस थी उसकी पावर में. जैसे यहां बजट पर यहां वोट नहीं कर सकते थे इंडियन काउंसिल के मेंबर्स. दोनों एक्ट जो थे ये अलाउ करते थे नॉमिनेशन के लिए कुछ मेंबर्स के लिए, लेकिन ये जो मेंबर भी आते थे ये प्रिंसली स्टेट से आते थे, ये बड़े बड़े घरों से आते थे, लोकल लोग नहीं होते थे. 1892 एक्ट ने लिमिटेड राइट्स दिए काउंसिल को, जैसे क्वेश्चंस पूछ सकते थे, डिस्कस कर सकते थे. अब यहां थोड़ी एक डेलिब्रेटिव बॉडी बन गई थी. 1892 में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा सकते थे. सो यू हैव 3 सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्दर इसका जो एक्सप्लेनेशन है you will get this on the Telegram channel. Next question, evolution of the local governance in India reflects both administrative needs and political considerations. Consider the following statements about the local bodies and Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 abolished hierarchy in the provinces and introduced greater provincial autonomy. The rise of Indian nationalist movement played a key role in pressurizing the British to establish local bodies under wider civic responsibilities. Early local bodies in India were primarily composed of nominated members and lacked true self-governance characteristics.
The financial constraints of the British Raj initially limited investment in the local services, leading to the creation of local bodies with taxing powers. Which of the statements are correct? Again, X से जुड़ा हुआ एक question. Try to answer it. Okay, let's see the answer. These questions are very new. You will not get these questions anywhere else on any channel or on any page. Now, इसके सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं. इसने डायरकी अबॉलिश की थी प्रोविंसेस में और ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी यहाँ दी गई थी. देन यहाँ पर इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का जब राइज हो रहा था तो लोकल बॉडीज भी यहाँ पर यहाँ पे एक प्रेशराइज हुआ था कि लोकल बॉडीज बनाई जाए. देन अर्ली लोकल बॉडीज इंडिया में प्राइमरली ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और ये जो आते थे ये बेसिकली एक सेल्फ गवर्नेंस कैरेक्टरिस्टिक थे. लेकिन ये नॉमिनेटेड कहाँ से आते थे? ये प्रिंसली स्टेट से आते थे. तो एक तरीके का यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस कैरेक्टरिस्टिक है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो ब्रिटिश राज में है, इनिशियली खास करके लोकल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट इन्होंने रोक रखा था. तो यहाँ से लोकल बॉडीज बनी थी जिनके पास टैक्सिंग पावर थी और वो वहां से लेकर के टैक्स एंड वर्क कर सकते थे. तो डी इज योर करेक्ट आंसर. ऑल द थिंग्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, so this is further the explanation. You will get this on the Telegram channel. Here is the barcode of it, or you can search Analyst IAS on it. The British implemented various land revenue systems in India, each with the different features. Match the following land revenue systems से जुड़ा हुआ एक question है. Correct. Permanent, रैयतवारी, महलवारी, किस किस ने दिया था ये याद होना चाहिए. अब ये इसके characteristics हैं. Entirely new question है ये. Okay. Choose the correct pairing of the land revenue systems and their characteristics. ट्राई टू डू दिस कि ए के साथ कौन कौन से स्टेटमेंट्स मैच कर रहे हैं एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस. इफ इट्स नॉट क्लियर, ओके, दिस इज सॉरी, ट्राई टू थिंक अबाउट इट. यस, ट्राई टू थिंक अबाउट इट नाउ. ओके, लेट्स मूव टू द आंसर. पहली बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की. रेवेन्यू सिस्टम फिक्स परमानेंटली, हाँ, ए के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो 1 का आता है. कौन कौन सा ऑप्शन है? चारों ऑप्शंस में ए के साथ 1 का ऑप्शन है. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेटमेंट है रेवेन्यू एक्सेस डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल पीजेंट्स. इंडिविजुअल पीजेंट से कहां लिया जाता था? रैयतवारी सिस्टम में. बी का सेकेंड. बी सेकेंड, वी हैव 4 ऑप्शंस में बी सेकेंड. देन रेवेन्यू एक्सेस्ड ऑन द विलेज हेडमैन who then collected it from individual peasants. ये होता था महलवारी सिस्टम में. 3. और महलवारी सिस्टम में एक चीज होती थी कि जो लैंड था वो इनिशियली सर्वे नहीं किया गया था, वो विलेज के एडमिन को बोल दिया गया था एंड वो वहां से ले लेते. तो इनिशियली यहाँ पे जो था वो सर्वे नहीं हुआ था. तो सी का है 3, 4. लेट्स गो विद द सी. सी का 3, 4. एक ही ऑप्शन इसमें आता है विच इज दिस. नाउ यहां पर हम बात करेंगे अगर परमानेंट सेटलमेंट की, तो उसमें एक ही स्टेटमेंट आता है. रैयतवारी में यहां जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो आता है सेकंड स्टेटमेंट यहां पे आता है जो डायरेक्टली यहां दिया गया था. इसके अलावा जो यहां स्टेटमेंट आता है वो आता है 5th. पीरियोडिकली उसको रीएक्सेस किया जाता था और सर्वे लैंड जो था, ये ही जो सर्वेड लैंड था, ये रेवेन्यू असेसमेंट का काम करता था. लेटर ऑन यहीं पे जो रैयत का रिवोल्ट हुआ था वो वहां से आया था. तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है, दिस योर करेक्ट आंसर इज 256. ओके, यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर. सो अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ न्यू क्वेश्चन. अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो सेटलमेंट्स हैं किस किस ने दिए थे. तो सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉन कॉर्नवालिस का दिया हुआ था 1793 में. इसके साथ प्रॉब्लम थी कि फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू था, ना ही सरकार इसको बढ़ा सकती थी ना ही इसको घटा सकती थी. सरकार को टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रही थी. देन लेटर ऑन थॉमस मुनरो ने 1820 में नया सिस्टम लेकर के आया, रैयतवारी. रैयतवारी जनरली आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया के रीजन्स में. अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल पीजेंट्स थे जिनको रैयत या रायोट कहा जाता था, यही ओनर थे और इसको सर्वे करके डायरेक्टली इनसे लिया जाता था. नेक्स्ट आता है महलवारी जो 1822 में. ये जो आता है महल, ये जनरली नॉर्थ इंडिया में हुआ था. ये थोड़ा सा एक यहाँ डिफरेंस है. तो हॉल्ट मैकेंजी का दिया हुआ महलवारी सिस्टम है.
इट हेल्ड द विलेज कम्युनिटी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। और विलेज का जो हेडमैन थे जिसको महलवार कहा जाता था, और एक विलेज को महल कहते थे यहाँ पर, तो वही इंडिविजुअल लोगों से कलेक्ट करके और सरकार को देते थे। सो ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द ईयर ऑफ 1940 witnessed significant developments within the Indian National Congress and its approach to the British Raj. Consider the following statements about the events of the 1940. Mahatma Gandhi, despite internal Congress differences and a lack of Hindu-Muslim unity, advocated for immediate launch of the civil disobedience movement. The Ramgarh Congress session in the March 1940 declared complete independence as its goal and authorized Gandhi to initiate civil disobedience movement when deemed appropriate. Subhash Chandra Bose and other radical nationalists organized an anti-compromise conference opposing any cooperation with the British war effort. Next, ये है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस टाइम का ये घटना है, उस टाइम की ये बात है जब देश में दो चीजें हो रही थी कि क्या उसको सपोर्ट किया जाए, उसको सपोर्ट नहीं किया जाए। तो जो सपोर्ट कर रहे थे उसमें मॉडरेटर्स थे, उसमें गांधी जी थे, उसमें और भी लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग। जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसमें सुभाष चंद्र जैसे लोग थे। नाउ यहां पर ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द एस्केलेटिंग सिचुएशन इन इंडिया वाज द अगस्त ऑफर of 1940 promising an interim government with the transfer of the power in exchange for wartime cooperation. Which of the following statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. Okay, let's move to the answer then. Yes. पहला स्टेटमेंट, क्या गांधी जी सपोर्ट में थे? गांधी जी का यही कहना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अभी नहीं है, तो यही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको और डिले करने की बात गांधी जी करते थे। इमीडिएट के तो इसमें पक्ष में ये नहीं थे। रामगढ़ कांग्रेस सेशन ने 1940 में यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात की थी और यही कहा गया था कि सिविल डिसोबीडियंस जब भी गांधी जी को सुटेबल लगे ही कैन लॉन्च इट। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अदर रेडिकल्स ने एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस खोल लिया था और यहां पर ये ब्रिटिश हाउस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश का रेस्पॉन्स जो था इसी सिचुएशन के अगेंस्ट वो था अगस्टस ऑफर। अब यहां क्या इन्होंने प्रॉमिस की थी? इंटरन गवर्नमेंट विद ट्रांसफर ऑफ पावर इन एक्सचेंज ऑफ वार टाइम कॉपरेशन। वाज इट दिस? सो यस इट वाज। ओके, वी हैव यस यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट का इन्होंने हेल्प की बात की थी कि यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट देंगे जहाँ पे हम पावर को ग्रेजुअली ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो 3 है। फर्दर यहाँ पे 3 and 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्दर ये एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट द इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेन करंट अफेयर 2023 से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जिसमें नाम आता है विनोद भावे जी का। Launched in October 1940, it aimed to challenge the restrictions on free speech imposed by the British government. It involved mass civil disobedience across India, potentially disrupting the British war effort. Vinod Bhave and Jawaharlal Nehru were the first two individuals chosen to participate in this non-violent protest. The movement achieved its objective of securing the release of all political prisoners by the December 1941. Which of the following statements are correct? Try to answer it. I'll give you the answer. I hope you all must have read it till now. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी 1-3 ओनली। वाई? पहली चीज, इंडिविजुअल सत्याग्रह है। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब ही क्या होगा? मास मूवमेंट तो होगी नहीं इसमें। मास मूवमेंट हटा दीजिए, जनरल क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट हट जाता है, ये तो 2 एलिमिनेट हो गए, 50-50 बचा। नाउ अब हम जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। अक्टूबर 1940 में ये हुई थी। यस, ये अक्टूबर 1940 में हुई थी। अगेन स्टेटमेंट 4 अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी था। फोर्स्ट कह रहा है कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स यहाँ पे रिलीज कर दिए गए थे दिसंबर 1941 तक। मतलब अक्टूबर में शुरू हुई और 1 साल के अंदर सारे रिलीज कर दिए? नहीं, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है।
बी इज योर करेक्ट आंसर। फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, अगेन अ फेमस पर्सनैलिटी, a key figure in the Indian independence movement, is known for his association with the Indian National Army. INA consider the following statements about the Bose. The Bose, a highly ranked candidate in the Indian civil service examination. He was a civil servant. He was a bureaucrat. Later on, he left it. Examination resigned due to his nationalistic convictions and never served the British government. He advocated for a strong movement against the British in the event for another world war, believing it presented an opportunity for India's independence. After differences with the Congress leadership, he formed a separate political party within the Congress to pursue his vision. Bose actively sought military support from the Germany and Japan to fight for India's liberation. Which of the following statements are correct? Try to answer it. Yes, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डी, ऑल फोर इज योर करेक्ट आंसर. सो फर्दर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हियर इज द एक्सप्लेनेशन. You will get this on the Telegram channel again. Question number 20. Integration of the princely states into the Indian Union was a complex process marked by changing British policies and the rise of the national movement. Consider the following statements about princely states and their integration. Prior to 1857, British actively pursued the annexation of the princely states, but after the revolt of 1857 rebellion, they adopted a policy of protecting their princely allies. Prajamandal formed in the 1910s by the urban elites within the princely states, primarily focused on securing greater employment opportunities for the state subjects. The Chamber of Princes, established by the British in 1921, aimed to promote democratic reforms within the princely states and address the growing influence of the nationalism. The Indian National Congress initially avoided involvement in the political movement within the princely states, but later adopted a strategy of integrating their struggles with the national movement. Which of the statements are correct? Try to answer it. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी. केवल दो स्टेटमेंट इसमें सही है, जिसमें पहला आता है और फोर्थ आता है. अब यहां पर जो है पहला प्रायर, हाँ यहां पे लेटर ऑन जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके ही कुछ कारण थे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे अवध का एनेक्सेशन, ये एकदम ट्रिगर पॉइंट थे यहां पर. तो उसके बाद जब यहाँ रिवोल्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने प्रिंसली एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों ने जिन्होंने इनका साथ दिया था, दोज वर वाटरशेड्स इन द मूवमेंट, उनको बचाने के लिए इन्होंने एक यहां पॉलिसी अपनाई थी कि प्रिंसली एलाइज को प्रोटेक्ट करेंगे, और बाकी सारी जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था कि वी विल नॉट फर्दर एनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड, प्रजामंडल क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर सकते हैं उस टाइम पे 1910 के अराउंड? नहीं. चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था, ये क्या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए था? खास करके क्या प्रिंसेस कभी चाहते होंगे कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आए उनके स्टेट में? नहीं, ऐसा बहुत कम होगा. दे वांटेड टू रिस्टोर देयर पावर, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनको बनाया था कि इनको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को अपने हक में रख सकें. मोनार्की मीट्स मोनार्की. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हाँ यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशियली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया था पॉलिटिकल मूवमेंट में प्रिंसली स्टेट के अंदर, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने यहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिया था प्रिंसली स्टेट्स के लिए. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. 2, 1, 4 आर करेक्ट. Explanation, you will get this on the Telegram channel. In the context of the Indian independence movement, which of the following statements about the round table conferences is incorrect? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें नेशनल मूवमेंट में ये कांग्रेस गांधी जी से रिलेटेड भी यहाँ चीज आती है, 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. द लेबर गवर्नमेंट लेड बाय द रैमजी मैकडोनल्ड
initiated the RTCs to discuss the constitutional reforms in India. All three roundtable conferences were held in London between 1930 and 1932. The Salmon Commission report, which excluded Indian representation, formed the basis of discussions at the round table conference. Try to answer it. ओके अब हम आंसर पर जाते हैं। तो पहला, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया था? हाँ, ये पहला बॉयकॉट कर दिया था, तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। लेबर गवर्नमेंट, जिसको रैमजी मैकडोनल्ड यहां पे इन्होंने ही यहां इनिशिएट किए थे डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, इसीलिए तो यहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आई थी। स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुए थे, क्या कोई भारत में हुआ था? नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। सैमन कमीशन रिपोर्ट, जिसने इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बाहर रखा था, ये बेसिस बना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, यही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ये केवल सोल डिस्कशन का पॉइंट नहीं था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इसने एक स्टेज दिया था कॉन्फ्रेंसेस को हाईलाइट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए। हाउएवर इंडिया वॉइसेस का एक्सक्लूजन गो बैक साइमन वाला हुआ था जो, सो ये यहां पर चीजें हैं जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी यहीं से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, became a major hurdle in the negotiations. Yes, so D is your incorrect. D was not correct. While in London 1888, गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, महात्मा गांधी focused primarily on establishing himself within the Indian National Congress in the Britain, exploring his religious identity through the Theosophical Society, advocating for rights of Indian indentured laborers in the South Africa, immersing himself solely in his legal studies. Try to answer it. लंदन के बाद ही केम टू अफ्रीका, और अफ्रीका में एक अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो बोयर वॉर आता है। वील गो टू दिस। फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन। क्या इन्होंने खुद को अटैच किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से? लेट्स डिस्कस इट नाउ। नहीं। क्या ये इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स के साउथ अफ्रीका में जो लंदन में रहते हुए लड़ते थे? नहीं। सोली लीगल स्टडीज में थे? नहीं, इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन ये उस टाइम पे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी में जाकर के। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी इज योर करेक्ट आंसर। ये फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन है जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। नाउ यहां ये मिले थे थियोसॉफिकल सोसाइटी में सर एडविन आर्नोल्ड से, एनी बेसेंट से, और ऐसे लोगों की जो छाया है वो इनके जीवन पर पड़ी और इसी से इनका फ्यूचर आउटलुक जो है वो चेंज हुआ। गांधी की जो लीगल स्टडीज थी, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से यहां पर मेट्रिकुलेट एग्जाम पास किया था, लेकिन ये इनका प्राइमरली फोकस नहीं था कि केवल वो लीगल स्टडीज में ही जाएं, ये प्राइमरली फोकस उनका नहीं था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर व्हिच आई टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्यूरिंग महात्मा गांधीज अर्ली इयर्स इन इंडिया with which significant event marked his recognition for humanitarian efforts during the Boer War? Establishment of the Satyagraha Ashram at the Kochrab, visit to the Rabindranath Tagore Shanti Niketan, award of Kesari Hind Gold Medal by Lord Hardinge, opening of Banaras Hindu University. Which of the statements are correct? Try to answer it. ओके, लेट्स मूव टू द आंसर। तो यहां पर गांधी जी का अर्ली इयर्स में सिग्निफिकेंट इवेंट था सी, केसरी हिंद का इनको अवार्ड दिया था क्योंकि इन्होंने बोयर वॉर कहां हो रही थी? बोयर वॉर बेसिकली यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये वॉर साउथ अफ्रीका में चल रही थी और उस टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो थे उसमें इन्होंने सहयोग किया था, इसलिए इनको केसरी हिंद का यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था इस वॉर के अकॉर्डिंग। अब यही रिकॉग्निशन गांधी जी का कमिटमेंट दिखाता है ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के साथ, तो ये एक अर्ली एक्नॉलेजमेंट दिखाता है, एक सिग्निफिकेंस दिखाता है उनके इंडिया में। वाइल बाकी इवेंट जैसे एस्टैब्लिशमेंट है सत्याग्रह आश्रम का और ये बाकी शांति निकेतन भी यहाँ पर गए थे, ये क्रूशियल हैं गांधी जी की आइडियोलॉजीज को शेप करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो केसरी हिंद का ही गोल्ड मेडल इनको जो मिला था और वो दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवल प्लान
of 1945 proposed an interim government in the India with the following key features: an increase in the number of the Indian members in the Viceroy's Executive Council, equal representation of high caste Hindus and Muslims within the council, complete autonomy of the council to function independently of the British Parliament, a temporary arrangement until a permanent constitution could be drafted. Try to answer it. I'll give you the answer. We will plan. Except. The question says except. Not correct statement ढूंढना है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी. कंप्लीट ऑटोनॉमी यहां पे काउंसिल की नहीं दी गई थी. क्या हुआ था, जब यहां पे बाकी चीजें प्रपोजल में आती हैं जिसमें प्लान काउंसिल को एक्सपेंड नहीं करता था ज्यादा इंडियन मेंबर्स के लिए, ये इसमें प्रपोज नहीं हुआ था. प्लान ने एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन की बात की थी हाई क्लास हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए. वेवेल प्लान ने, काउंसिल ने यहां पे टेम्पररी बॉडी की भी बात करी थी अंटिल एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं होता है. मेजर प्रॉब्लम थी कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो ये काउंसिल था ये नहीं था लेजिस्लेचर के लिए, और कंप्लीट ऑटोनॉमी भी यहां नहीं दी गई थी, जबकि सरकार उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे. तो वाइसरॉय जो है उसके पास वीटो पावर बची थी यहां पर. ओवरऑल फ्रेमवर्क स्टिल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर वर्क करता, जो कि एक ब्रिटिश इंपोज्ड लॉ है. इसीलिए वेवेल प्लान को भी यहां पे जो था वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया था. So this was about this question. Then we have 25th question. The question says about the court martials of Indian National Army. INA soldier का जो court martial हुआ था after the World War II was significant because they were conducted according to the international law governing prisoners of war. They resulted in the execution of all India national soldiers who faced trial. They highlighted the public support for the INA and contributed to the growth of Indian independence movement. They exposed widespread desertion within the British Indian Army. Easy question. Try to answer it. Video clear नहीं है. Video should be clear, brother. I have a screen open and it's clear, I guess. आप अपना वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, उसकी क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, I guess. Plus these are readable from here, so try to increase the quality, you will read it. Okay, तो यहां पर करेक्ट क्या था, जब इंडियन नेशनल आर्मी की बात हुई थी तो इंडियन नेशनल आर्मी के जब यहां ट्रायल्स हो रहे थे एग्जीक्यूशन को लेकर के, तो यहां पर एक पब्लिक सपोर्ट था. यही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ करेक्ट है, बहुत वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट देखा गया था. अब ये एक बोनस क्वेश्चन है यहाँ पर. 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं. बोनस क्वेश्चन सेज द कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग द अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन इन इंडिया इन मार्च 1946 suggests that the British government's primary objective was to suppress the Indian independence movement through the military force, to impose a new colonial constitution on India, to explore a peaceful transfer of power to Indian leadership, to strengthen the British control over India's princely states. So in the next video I'll do that. Okay, try to answer it. Context of surrounding the arrival of cabinet minister in India. Okay, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. इट इज अ बोनस क्वेश्चन. इट वाज फॉर योर ओन एनालिसिस. हियर इज द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहीं सारी आपको चीजें मिल जाएंगी. कुछ और भी एमसीक्यूज जो हैं और भी लिंक्स करंट अफेयर्स के जो हैं विल बी शेयरिंग देयर. अब यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स. अब यहाँ पे हमारा हिस्ट्री कवर हो चुका है, एंशिएंट कवर हो चुका है, मॉडर्न आज कवर हुआ. बहुत ब्रॉडली हमने मॉडर्न कवर किया, जिसमें हमने एक्ट्स कवर किए, पर्सनालिटीज कवर की, मूवमेंट्स कवर किए, भले वो सोशल मूवमेंट्स हो, भले वो ट्राइबल मूवमेंट्स हो. तो ये सारी चीजें थी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने के लिए, सो दैट यू कैन टेस्ट योर ओन सेल्फ. अब हम कल जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमी होगा. तो पहले दिन हम डिस्कस करेंगे करंट रिलेटेड इकोनॉमी, जितने भी करंट इवेंट्स न्यूज में हैं उनसे रिलेटेड इकोनॉमी के क्वेश्चंस. नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इकोनॉमी के क्वेश्चन, थोड़ा पीवाईक्यू से रिलेटेड. उसके बाद हम एंशिएंट कवर करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर बेटर प्रिपरेशन. मिलते हैं
कल